गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अलग अलग मिश्रण को पृथक करना हमने सीखा था। अब अपन देखते हैं क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है। तो इसके लिए हम क्रियाकलाप करेंगे। छानक पत्र की एक पतली परत लें, इसके निचले किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल लें, एक रेखा खींच लें। हमने स्याही का निशान बना लिया, यहाँ पेंसिल से एक रेखा खींच ली, ये छानक पत्र लिया। ठीक है, उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रख दी हमने, उसे सूखने दें। जार, बीकर या परख नली में जल लें, जिसमें एक छानक कागज को इस प्रकार रखें कि वह जल की सतह के ठीक ऊपर रहे। देखो इस प्रकार से ये जल है और हमने इस प्रकार से यहाँ पिन से इसको लगा दिया, पिन अप कर दिया, क्लिप लगा दी यहाँ पे। ठीक है, और अंदर यहाँ पर हमने कांच की छड़ रख रखी है और ये हमने कांच का जार ले रखा है। ये छानक पत्र है जिसको अपन ने ऊर्ध्वाधर गेहूं अंदर डाल रखा है, लेकिन डुबोया नहीं जल के अंदर। ठीक है ना, ठीक ऊपर है। अब इसे शांत छोड़ दें। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठे, सावधानी पूर्वक देखें और अवलोकन करें। ये जो छानक पत्र है इसमें जल ऊपर की ओर चढ़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि अपन जानते हैं कि किसी भी जल में अगर थोड़ा सा भी हल्का सा भी स्पर्श किया हुआ है तो जल उसमें ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में है और डाई विलय के रूप में। डाई विलय है, विलय और विलायक अपन ने पढ़ा था ना, चीनी और पानी। चीनी क्या था? विलय था। पानी क्या था? विलायक था। इसमें चीनी की जगह अपन क्या ले रहे हैं? डाई ले रहे हैं। जैसे ही छानक पत्र जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा में अग्रसर होता है, यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। डाई लगाई थी ना हमने, उन कणों को भी अपने साथ ले लेता है। प्राय डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। तो डाई के अंदर 2 या 2 से अधिक जो रंग है उनमें भी जल में घुलने की प्रक्रिया अलग अलग रहती है। कई कलर ऐसे हैं जो जल में जल्दी घुल जाते हैं, कई कलर ऐसे हैं जो देरी से घुलते हैं। तो जो जल्दी घुलने वाले कलर हैं वो पहले ऊपर चढ़ेंगे जल के साथ। ठीक है, और जो जल में कम घुल रहे हैं वो धीरे धीरे बाद में उनके पीछे ऊपर की ओर चढ़ते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक में क्रोमो का अर्थ होता है रंग। इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने के में प्रयोग में लिया गया था, इसलिए इसे क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हों। जैसे जल हमने लिया है तो जल एक ही प्रकार का विलायक है। तकनीकी में विकास के साथ ही क्रोमेटोग्राफी में नई तकनीकों का भी विकास हुआ है, जिनको अपन आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप क्रोमेटोग्राफी जो है उसका विशेष रूप से ध्यान रखोगे कि क्रोमेटोग्राफी क्या है। तो ये मिश्रण के घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्या कहेंगे? क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, और इसमें और अब विकास हो चुका है जिसको आगे के कक्षाओं में अपन पढ़ेंगे। हमें अनुप्रयोग डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में। तो
प्राकृतिक रंग जैसे पुष्प वगैरह नहीं होते क्या, पुष्प वगैरह है, उनमें रंगों को अलग करने की जो प्रक्रिया है वो भी इसी माध्यम से होती है। अब अगला जो बिंदु है हमारा, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। दो ऐसे पदार्थ, दो ऐसे द्रव जो आपस में घुल चुके हैं, उनको अपन कैसे अलग करेंगे। तो ये पहला वाला तो आ गया समझ में, क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से। ये प्रयोग मैंने आपको बता दिया। इस प्रयोग ये चित्र बना सकते हो आप, इस चित्र के माध्यम से ये एक उदाहरण लेके आप समझा सकते हो, ठीक है, कि हम किस प्रकार से इसको अलग करेंगे। अब है दो घुलनशील द्रवों का मिश्रण को पृथक करना, उसमें देखिए क्या किया। अब हम एसीटोन और जल को उनके मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करेंगे। मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लें जिसमें एक थर्मामीटर लगाएं। ये देखो थर्मामीटर लगा हुआ है, ये आसवन फ्लास्क बोलते हैं इसको, ठीक है ना, जिसमें एक नली इधर भी लगी रहती है, ठीक है। इस नली में यहाँ पर हम एक कॉर्क के द्वारा और ये नली लगाते हैं इधर, आ गया समझ में। यहाँ से जल, यहाँ से अपन ठंडा जल डालते हैं और ठंडा जल डालने पर यहाँ से गर्म जल निकलता है, अगर ये गर्म है तो, ठीक है। और ये क्लिप के माध्यम से इसको हमने डाल रखा है। इसको अपन बोलते हैं जल संघनक। क्या बोलते हैं? जल संघनक। इसमें क्या बोल रखा है, क्या डाल रखा है? जल तथा एसीटोन का विलयन। इसमें क्या डाल रखा है? जल और एसीटोन का विलयन, ठीक है। और ये जो गोल पेंदे का फ्लास्क है, इसको क्या बोलते हैं? आसवन फ्लास्क। और ये स्टैंड लगा रखा है, इस स्टैंड के ऊपर यहाँ मोमबत्ती लगा रखी है, नीचे बर्नर लगा रखा है इसको जलाने के लिए, ऊपर थर्मामीटर लगा रखा है। चित्र समझ में आ गया? तो हमने थर्मामीटर लगाया और उपकरण को चित्रानुसार हमने व्यवस्थित किया। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और सावधानी पूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। एसीटोन वाष्पीकृत होता है और संघनित होकर संघनक द्वारा बाहर निकालने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जा सकता है। जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। देखिए क्या किया, इसको अपन ने गर्म किया, गर्म करेंगे तो एसीटोन गर्म हो जाएगा, एसीटोन वाष्प बन जाएगा। और वाष्प कहाँ से जाएगा? ऊपर से तो अपन ने बंद कर रखा है, तो इसका रास्ता देखो ये है, इस रास्ते से एसीटोन गया, एसीटोन गया, ठीक है ना, वाष्प के रूप में। यहाँ अपन ने क्या कर रखा है, इस नली को ठंडा कर रहे हैं, एक तरफ से पानी डाल रहे हैं, दूसरी तरफ से गर्म पानी निकल रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही इस गर्म एसीटोन को हम ठंडा करेंगे तो क्या होगा, वो द्रव में बदल जाएगा। किसी भी गर्म चीज़ को ठंडी करेंगे तो क्या होगा, जैसे जल वाष्प है उसको अपन ठंडा करते हैं तो जल बन जाता है। तो इसी प्रकार एसीटोन का जो वाष्प है वो क्या बन जाएगा, ये एसीटोन की बूंदें निकल जाएगी। तो यहाँ ये एसीटोन एकत्रित हो जाएगा, यहाँ क्या एकत्रित हो जाएगा, एसीटोन। आ गया समझ में? तो इस प्रकार से जल तो इसके अंदर रह जाएगा और एसीटोन यहाँ आ जाएगा। तो ये चित्र आप बना सकते हो। अलग अलग देखो, मैंने बहुत सी चीज़ें आपको बता दी। तेल से जल को अलग करना, दो अघुलनशील द्रव अगर मिले हो तो उनको कैसे अलग किया जाता है। दो ठोस पदार्थ जैसे नमक और मौसादर मिला हुआ है तो उनको कैसे अलग किया जाता है। नमक और कपूर मिला हुआ है तो कपूर ऊर्ध्वपातन के इसके द्वारा अलग अलग हो जाएगा, नमक प्लेट में रह जाएगा। ये क्या है, दो घुलनशील द्रव जो आपस में घुले हुए हैं उनको अपन कैसे अलग करेंगे, आसवन के द्वारा। इसको बोलते हैं आसवन, गर्म करना। तो एक वाष्प बन जाएगी, दूसरा उसके अंदर द्रव में रह जाएगा। जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। इस विधि को आसवन कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं। विघटित नहीं होते, उबल सकते हैं, विघटित नहीं होते, तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतर होता है। क्वथनांक मतलब एक द्रव तो बहुत जल्दी उबलने लग जाता है और वाष्प बन जाता है, और दूसरा द्रव तब तक नहीं उबलना शुरू होता, वो गर्म ही रहता है उस टाइम, ठीक है। तो दो द्रवों के क्वथनांक अगर अलग होते हैं और बहुत अधिक अंतर होता है उनमें, तब उनको अपन इस विधि द्वारा अलग
कर सकते हैं आसवन विधि द्वारा। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए, एक तो अपन ने पढ़ा आसवन, एक तो अपन ने पढ़ा आसवन विधि, ये तो है अपनी आसवन विधि, ठीक है ना, जिसमें 2 द्रवों को अलग किया जाता है और किनको अलग किया जाता है, जिनके घटकों का क्वथनांकों में बहुत अधिक अंतर होता है। इनको कौन सी विधि द्वारा अलग करते हैं? आसवन विधि द्वारा। याद रहेगा, आसवन विधि द्वारा किसको अलग किया जाता है? जिनके मध्य क्वथनांकों में बहुत अंतर होता है। अब आते हैं अपन प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन जो विधि है, यह विधि कब होगी? द्रवों जिनके घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर कितना होता है? 25 केल्विन से कम होता है। 25 केल्विन से कम होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादकों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण। इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है। केवल आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। अंतर देखो दोनों में क्या है? केवल स्तंभ, प्रभाजी स्तंभ का अंतर होता है, तो ये आप ध्यान रखोगे। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये आसवन फ्लास्क है, अपन ने लिया था। अब उसमें हमने क्या कर रखा था? देखो, इसको हमने डायरेक्ट यहाँ लगा रखा था और यहाँ हमने थर्मोमीटर लगा रखा था। देखो, एक तो ये वाला चित्र है, दूसरा आप ये वाला चित्र देखें। देखो, इसमें डायरेक्ट थर्मोमीटर लगा रखा है ना, उसमें क्या कर रखा है? यहाँ एक ट्यूब सी और लगा रखी है और इसको जो है उस पर जोड़ रखा है। ये देखो, ये फ्लास्क, इसको यहाँ नहीं जोड़ रखा ना, इसको कहाँ जोड़ रखा है? इस पे जोड़ रखा है। इसको क्या कहते हैं? प्रभाजी रोलर। इस उपकरण में और उस उपकरण में यही एक अंतर है, ठीक है। इसने मिश्रण ले लिया, इसमें ये टुकड़े ले रखे हैं, गुटके ले रखे हैं, ये थर्मामीटर लगा रखा है, ये वो संघनन के लिए है और यहाँ ठंडा करके डाला जाता है। यहाँ शीतल जल, ठंडा जल प्रवेश किया जाता है, यहाँ से गर्म जल निकलता है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में। यहाँ पर शीशे के टुकड़े, यहाँ पर जो है वो शीशे के टुकड़े बने हुए हैं। वायु से गैसों को कैसे पृथक कर सकते हैं? वायु एक सममांगी मिश्रण है, सममांगी और विषमांगी मैंने बता दिया था, ठीक है ना। तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। प्रवाह चित्र 2.11 इस विधि के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। ये देखिए, वायु दाब बढ़कर तथा ताप कम करके वायु को संपीड़ित और ठंडा करना। सबसे पहले वायु लिया, क्या किया हमने? दाब बढ़ाया और ताप कम कर दिया, तो वो किसमें बदल जाएगी?
द्रव में बदल जाएगी, तो द्रवित वायु। प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करेंगे। ये जो हमने आसवन धीरे दिया है, देखो ये इस पे हमने डाल दिया और धीरे धीरे गर्म किया। विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण, क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में, ऑक्सीजन का, आर्गन का और नाइट्रोजन का। वायु में प्रतिशत आयतन 20.9, 0.9 और 78.1। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, आर्गन बहुत कम और 20% ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको हमने अलग किया। दोबारा देखिए, यहाँ पर इसमें हम यहाँ पर क्या डाल देंगे, द्रवित रूप में हमने वायु को डाला। और द्रवित रूप में जब वायु को हमने डाला, तब वायु को द्रवित किया कैसे हमने उस पर दाब बढ़ाया और दाब बढ़ाकर और उसका ताप हमने क्या किया, कम कर दिया। ठीक है, दाब बढ़ाकर ताप कम किया। तो वो हम जानते हैं कि जब किसी भी वाष्प को अगर अपन ठंडा करते हैं तो वो किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। तो इसी प्रकार से हमने सबसे पहला जो हमारा हमने पढ़ा कि एक तो आसवन विधि द्वारा जो हमने पढ़ा वो तो ये था कि द्रव अवस्था में थे दोनों पहले से, और पहले से जो दोनों द्रव अवस्था में थे उनको अपन ने आसवन द्वारा उनको पृथक्क्रिया किया, और उनके जो क्वथनांक थे उनमें बहुत अंतर होता था। तो वो तो किस विधि द्वारा अलग किया हमने, आसवन की विधि द्वारा। ठीक है, क्वथनांक में बहुत ज़्यादा अंतर है। और अगर 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव ऐसे हैं जिनके क्वथनांक में ज़्यादा अंतर नहीं है, उनको अपन किसके द्वारा अलग करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग करने के लिए सबसे पहले अगर वो गैसीय अवस्था में पदार्थ हैं तो उनको अपन क्या करते हैं, उनको अपन द्रव अवस्था में लाते हैं, क्योंकि हमें आसवन फ्लास्क में लाना है उनको। तो आसवन फ्लास्क में लाने के लिए उसको पहले हमें द्रव अवस्था में बदलना होता है। तो द्रव अवस्था में बदलकर हम उसको आसवन फ्लास्क में डालते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये द्रवित वायु है, और वायु में इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं, ऑक्सीजन है, आर्गन है और नाइट्रोजन है। ठीक है, 3 गैसें मिली हुई हैं, और 3 गैसों पर हमने बहुत ज़्यादा दाब बढ़ाया, ताप हमने कम कर दिया, तो वो कैसी अवस्था में आ गई, द्रव अवस्था में आ गई। अब हमने नीचे से गर्म किया। गर्म करेंगे तो जिसका क्वथनांक सबसे कम होगा वो वाष्पीकृत हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा। वाष्प बन जाएगा तो किस में से जाएगा, इसमें से जाएगा। विभिन्न जो छोटे छोटे हमने कांच के जो गुटके डाल रखे हैं उसमें से होता हुआ कहाँ जाएगा, वो इस नली में से होता हुआ वह द्रवित अवस्था में कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, इस फ्लास्क में इकट्ठा हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करना है। तो विभिन्न गैसों को पृथक करने के लिए हमने कौन सी विधि का उपयोग किया, प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग हमने किया है। और कौन कौन सी गैसों को हमने अलग किया, देखिए वायु से गैसों को किस प्रकार से अलग करेंगे। तो वायु समांगी मिश्रण है, कौन कौन सी गैसें मिक्स है उसमें, ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे ज़्यादा है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इकट्ठा है उसमें। वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, दूसरे नंबर पे होता है ऑक्सीजन। ठीक है, इन्हें प्रभाजी आसवन के द्वारा किस प्रकार से अपन अलग करेंगे, तो उसके चरण हमने यहाँ पढ़े हैं। वायु लिया हमने, उस पर हमने क्या किया, दाब बढ़ाया, हमने ताप को कम कर दिया और उसको संपीड़ित या ठंडा करना। ऊपर वाली लाइन को हमने शॉर्ट में लिख दिया, संपीड़न करना, दाब बढ़ाना और ठंडा करना। तो वो क्या बन जाएगी, द्रवित वायु बन जाएगी। द्रवित वायु को फ्लास्क में डाल दिया था। प्रभाजी आसवन कॉलम में जो फ्लास्क है उसमें वायु को धीरे धीरे गर्म करना, वायु को हमने धीरे धीरे गर्म किया।
नीचे से फ्लास्क से गर्म हो रही थी ना वो। विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण करना। यहाँ पर देखिए अब एक चीज़ अपन यहाँ पर और ले सकते हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि 2-3 ट्यूब लगी हो और अलग अलग उस पर टेम्परेचर पर, अलग अलग टेम्परेचर पर इनके जो वाष्पीकरण जो है उनका वो अलग अलग होता है। अलग अलग तापों पर इनके वाष्पीकरण अलग अलग होते हैं, क्योंकि इनके क्वथनांक में ज़्यादा अंतर नहीं होता, क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है। अंतर देखिए कितना है, डिग्री सेल्सियस में है ये मान। इसका मान 183, ऑक्सीजन -183 पे, ऑर्गन 186 पे, तो ज़्यादा अंतर नहीं है ना। 183 पे ये है, 186 पे ये है, और नाइट्रोजन 196 पे। डिग्री सेल्सियस में इसको आप केल्विन में चेंज करो, केल्विन में बदलोगे तो इसमें क्या जोड़ोगे, कितना जोड़ना है इसको, 273 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में बदलोगे तो आप कितना जोड़ोगे, 273। तो इसमें 273 जोड़ के देखो आपकी केल्विन में आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें और इसमें 3 डिग्री का अंतर है, और इसमें और इसमें 10 डिग्री का अंतर है। और वायु में इनकी प्रतिशत मात्रा क्या है, 20.9, 0.9 और 78.1। ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और इसका क्वथनांक भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रभाजी आसवन द्वारा इनको अलग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको आप पढ़ें। धन्यवाद।